तो आज के आपके करंट अफेयर्स 24 जून 2022 के सबसे पहला करंट अफेयर है प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। देखो कई बारी आपने कई जगहों पे खरीदने के ऑप्शंस देखे होंगे कि बाय नाउ पे लेटर, अभी खरीद लो पैसे बाद में दे देना। तो ऐसा नहीं होता कि उठा के ले जाओगे वो सामान को, पैसे बाद में कभी आके दे दोगे। वो आपकी उस टाइम पे बैंक डिटेल्स या जो कुछ कार्ड या कंपनी जो आपको ऑफर दे रही होती है ना, अगर आपके पास वो है तभी आप उसे अवेल कर सकते हो। तो बेसिकली कंपनीज काम कैसे करती हैं, जैसे आपने कई के एड्स भी सुने होंगे, स्लाइस हो गया, ऐसे कुछ आजकल इंस्टाग्राम पे स्लाइस कार्ड, ये सब कुछ, ये बेसिकली यही है, वो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। वो क्या करते हैं, किसी ना किसी बैंक से ना टाई अप कर लेते हैं, ठीक है। बैंक से टाई अप कर लिया, खुद ये सर्विस देने लगे। ऐसी कंपनीज को फिनटेक कहते हैं। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनीज है ना, ये फिनटेक कंपनीज होती है, ठीक है। तो ये आगे कस्टमर्स को ये बैंक के साथ टाई अप कर लेते हैं। बैंक के साथ क्या करते हैं, या तो कई बार अपफ्रंट पेमेंट कर देते हैं कि ये लो 50 करोड़। अब ये 50 करोड़ मैं कहीं पे भी कोई भी सेल आपको करने को बोलूं, कर देना, क्लियर। तो बैंक वही डील करेगा। इन्होंने क्या किया, फिनटेक कंपनीज ने, इन्होंने आपको एक कार्ड बना के दे दिया। आपको ये बोलेंगे कि देखो अभी ये कार्ड यूज करो, लेट्स सपोज अभी बाय नाउ पे लेटर में, लेट्स सपोज अभी पैसे नहीं है, 6 महीने बाद दे देना, ठीक है। या हर महीने आसान ईएमआई पे पे कर दो धीरे धीरे। तो इन्होंने क्या किया, और उसके ऊपर ये हमेशा परसेंटेज इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे। तो ये जो बिजनेस है जहां पे ये बेसिकली कर क्या रहे हैं, ये एक पैसे की पीछे बैंक से क्रेडिट लाइन ले रहे हैं। वो जितनी क्रेडिट लाइन है उसी के मुताबिक आपको भी लिमिट देंगे, इस कस्टमर को 50,000 दे दो, इसे 2 लाख दे दो, जितनी भी किसी को लिमिट देनी है उसके अकॉर्डिंग लिमिट असाइन हो जाती है। वो कस्टमर अब जहां मर्जी इस कार्ड को यूज करे, वो परसेंटेज चार्ज करेंगे, पीछे पेमेंट इसकी वही बैंक क्लियर करता है। बैंक ये सर्विस खुद डायरेक्टली भी देते हैं। जो क्रेडिट कार्ड्स हैं वो भी एक तरह से यही काम करते हैं। क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप ईएमआई बनवा सकते हो, आजकल तो डेबिट कार्ड के ऊपर भी कई दिन लगेंगे, डेबिट कार्ड के ऊपर ईएमआई बना लो। बैंक से डायरेक्टली भी देते हैं, पर कई कंपनीज ने इसे अपना बिजनेस ही बना लिया है कि वो डायरेक्टली ये काम एज अ क्रेडिट लाइन ऑफर कर देते हैं। तो वो बैंक से ज्यादा लुक्रेटिव ऑफर देते हैं कि अभी नहीं 6 महीने बाद दे देना। बैंक तो साथ के साथ ही ईएमआई आपकी शुरू कर देंगे, पर क्योंकि उन्होंने बैंक को ऑलरेडी पेमेंट की हुई है, बैंक ने कुछ नहीं मांगना। बैंक के मुताबिक तो उनके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं ना, इस कंपनी ने पहले ही दे दिए हैं। वो आपको एक क्रेडिट लाइन दे रहे हैं कि आप ये पैसे आराम से पे कर देना, आपसे निकाल लें। आरबीआई ने ये चीज के ऊपर बैन लगाया है कि कोई भी जो आपके वॉलेट्स हैं या कोई भी बाय नाउ पे लेटर, जितनी भी आपकी ये जो इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, आप देखो ये सिर्फ बैंक से क्रेडिट लाइन नहीं लेते थे। देखो आपके दो टाइप के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एक होते हैं आपके बैंक्स और एक होते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। शॉर्ट में लिख देता हूं, शॉर्ट में NBFC। अब एक बैंक और एक नॉन बैंक, इन दोनों में फर्क क्या होता है? देखो दोनों आपसे पैसे लेते हैं, पर लेट्स सपोज आपका किसी भी बैंक में अकाउंट है, आप कभी भी वहां पे जाके डिपॉजिट करवा सकते हो, कभी भी आप विड्रॉ करवाना चाहो आप विड्रॉ करवा सकते हो, चाहे आपका जैसा मर्जी अकाउंट हो। आपके पास दोनों ऑप्शन है, पैसे डिपॉजिट भी करवा सकते हो बैंक में, वहां से ले भी सकते हो, इनसे आप लोन भी ले सकते हो, सेविंग में एफडी करवानी एफडी भी करवा लो, एफडी जब तोड़वानी है तोड़वा लो। तो ये जो सर्विसेज होती है ना, इन्हें बैंकिंग सर्विसेज कहते हैं। आपसे एक और टाइप की कंपनीज होती है, वो भी आपसे पैसे लेती हैं, कौन सी? LIC जैसे है। क्या LIC के वहां जाके आप डिपॉजिट दे सकते हो और बोलोगे मैं थोड़े दिन बाद आके ले जाऊंगा? LIC तो ये कहती है ना कि 20 साल बाद इतने पैसे देंगे, 25 साल बाद इतने देंगे, 30 साल बाद इतने देंगे। तो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज ऐसी होती है जिनके अंदर तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो और उन्होंने उसी के मुताबिक आपको रिटर्न्स देने अपने पीरियड के मुताबिक। आप पहले या अपनी मन मर्जी से यहां से पैसा नहीं निकाल सकते। तो इन कंपनीज के पास इसी कारण ना पैसे का रिजर्व ज्यादा बड़ा होता है। LIC इसी कारण, देखो जो आपके आम बैंक से अगर उन्होंने किसी
बिजनेस को या किसी बड़े प्रोजेक्ट को लोन देने हैं, वो 500 करोड़ का लोन दे देंगे, 1000 करोड़ का लोन दे देंगे, उनका बजट इतना कोई अलाउ करता है एक सिंगल प्रोजेक्ट को लोन देने का। पर 1000 करोड़ में आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं बनते। लेट्स वो डैम बनना है, कोई ऐसी चीज बननी है, वो 1000 करोड़ में भी नहीं बनते, उनके लिए 50,000 60,000 करोड़ भी शायद चाहिए। तो वो क्या करते हैं, ऐसे जिन्हें बड़े प्रोजेक्ट बनाने होते हैं वो लोन लेने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के पास जाते हैं। LIC लोन देता है 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़ के लोन्स, ठीक है। और यहां से इतना बड़ा पैसा एक साथ सिंगल प्रोजेक्ट को देना हो तो इस तरीके से आपको डिस्पैच किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इनके पास, इन्हें पता है, देखो अगर कोई लेट्स सपोज डैम बना रहा है, मेरी कंपनी डैम बना रही है, ऐसा तो है नहीं कल मैं डैम शुरू करूंगा, उससे पावर प्रोडक्शन शुरू करूंगा, मुझे साथ के साथ रिटर्न आना शुरू हो जाएगा, 20,000 करोड़ तो नहीं आ जाएगा। तो क्योंकि आपके LIC ने आपको पैसा जल्दी नहीं मोड़ना, 20-25 साल में मोड़ना है, आप मुझे लोन का टर्म बढ़ा दे सकते हो कि 20 साल में लोन चुका दें। बैंक थोड़ी 20 साल के लिए अपना पैसा अड़ाई रख सकता है, बैंक तो कहेगा 5 साल में मोड़ दो, 7 साल में, 10 साल में मोड़ दो। तो 20-50 साल लोन की धीरे धीरे किस्तें भरना, ऐसी चीजें नॉन बैंकिंग सेक्टर कर सकता है। तो आपके ये जो क्रेडिट लाइंस ले रहे हैं, आपके बहुत सारी फिनटेक कंपनीज ने ना ऐसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस के साथ, कंपनीज के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया था कि इनसे हम इन्हें पेमेंट देके इन्हें बोले कि हमारा मतलब ये डिपॉजिट ले लो और आप पेमेंट्स क्लियर करते रहना। RBI ने इनके साथ टाई अप करने के बैन लगा दिया। फिनटेक कंपनीज अभी भी ऑपरेट कर सकती हैं, पर वो बैंक्स के साथ टाई अप करके ऑपरेट कर सकती हैं। जैसे आप पेटीएम यूज करते हो, पेटीएम का टाई अप है आपके एक्सिस बैंक के साथ, तो आपके पेटीएम वॉलेट में जो पैसे जाते हैं, एक्चुअली वो पेटीएम की कंपनी में नहीं पैसे जाते, वो एक्सिस बैंक के पास पैसे जाते हैं। अब जहां पे आप वो वॉलेट यूज करते हो, एक्सिस बैंक क्लियर कर देता है, ठीक है। इस तरीके से ये सारी की सारी चीजें काम करती है, ठीक है। तो इन्हें इसीलिए मना किया गया ये ऐसे, तो देने को ये अभी भी सर्विस देंगे, पर ये सर्विस अब ये बैंक्स के साथ दे सकते, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को नहीं यूज करना। क्योंकि RBI को डर है अगर ये सेटअप और बड़ा होता गया, क्योंकि ये कार्ड्स ना बहुत आसानी से बन जाते हैं, कोई बड़ी नो योर कस्टमर, ऐसे कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए कि कितना आप कमाते हो, कुछ भी, हर एक को कार्ड बना के दे देते हैं फिनटेक कंपनीज, क्योंकि इन्हें पता ही है लोन इंसान अपनी शर्म शर्म में चुका देगा। पर लेट्स वो नहीं चुकाया तो लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया के अंदर 1% पॉपुलेशन भी नहीं चुकाती, ठीक है, लेट्स सपोज ये मान लेते हैं सारी इंडिया की पॉपुलेशन ने कार्ड बनवा लिया, सबने लोन ले लिया, 1% आबादी ने लोन नहीं चुकाए, तो होगा क्या, आपके ये सारा का सारा एक तरीके से आपका लोन डिफॉल्ट करके, ये जो फिनटेक कंपनीज हैं, ये जो पैसा है ना, ये सारा का सारा नहीं इन्हें देते। लेट्स सपोज इन्होंने क्रेडिट लाइन अपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के साथ बनवाई है 500 करोड़ की, तो उसकी सिक्योरिटी के तौर पे पैसा रखते हैं उनके पास, ये जो पैसा कुछ स्टार्टिंग में पे किया है उनके पास, लेट्स सपोज 100 करोड़ दे देंगे और बाकी कहेंगे 400 जैसे जैसे हमारे पास आते जाएंगे आपको पे करते रहेंगे। पर अगर इनके पास ये 500 करोड़ ना आए तो इनके पास भी नहीं आएंगे, तो अपने आप ही इनकी बैलेंस शीट सारी की सारी खराब हो जाएगी। और ये कंपनीज वो हैं जो इंडिया के अंदर बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देके उन्हें बनवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपकी सारी की सारी इकोनॉमी काम करती होती है। एक जनरल प्रिंसिपल होता है इकोनॉमी के अंदर, और इंडिया ने भी यही चीज अप्लाई करने की कोशिश की है। बहुत सारी यही कंट्रीज यही करती हैं। देखो, लोगों के पास खुद की अर्निंग्स है, लोगों के पास खुद की कमाई है, सरकार को ये लगता है इन्हीं कमाइयों को किस तरीके से चैनलाइज कर लेना, तो हमारी जितनी भी देश के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है वो हम सारी की सारी इसी पैसे से कर लेंगे। पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले चाहिए लोन, पर लोन लगाने के लिए, कहीं इन्वेस्ट करने से पहले लोन के लिए अमाउंट भी तो कहीं से इकट्ठा करना है, तो लोगों को इनकरेज किया जाता है कि आप करवाओ सेविंग्स, आप अपने सेविंग अकाउंट खुलवाओ। आप सेविंग अकाउंट खुलवाओगे, वो सारा का सारा जितनी इंडिया की सेविंग बढ़ेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अपना पैसा बैंक्स में रख रहे हैं, बैंक्स उतनी बड़े लोन दे पाएंगे, जितने बड़े लोन होंगे उतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट स्पॉन्सर हो पाएंगे।
तो इंडिया की कोशिश है, हमने इंडिया के अंदर जो सेविंग रेट है ये 35% पे लेके जाना, यानी कि इंडिया के अंदर जितने इंडियंस कमा रहे हैं उसमें से कम 35% पैसा बैंक्स में रखें, सेव करें, ठीक है, बैंक्स के अंदर। पर अभी इंडिया का सेविंग रेट आपके 25% के करीब घूम रहा है, तो अभी भी इंडिया पुअर सेविंग में माना जाता है कि इंडियंस की सेविंग अभी अप टू द मार्क नहीं है। वहीं पे कंट्रीज हद से ज्यादा सेविंग भी ना करे, वो भी एक प्रॉब्लम होती है। जापान में ये 43% के करीब सेविंग रेट पहुंचा, तो उनके बैंक्स में तो बहुत पैसा है, पर इसका मतलब है कि वहां पे लोग खर्चा नहीं कर रहे। अगर लोग खर्चा नहीं कर रहे, आपकी मार्केट में डिमांड नहीं आ रही, तो फिर लोगों को कमाई अपने इनकम हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो वो भी डिफॉल्ट करके, अभी भी बहुत सारे डिफॉल्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है, क्योंकि इनका जो बैलेंस शीट है ना वो लाखों करोड़ों में है। तो जब इतनी ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट है तो ऑब्वियसली खर्चे जितने आपके लोन डिफॉल्ट करेंगे इनके ऊपर भी वही रूल्स अप्लाई होते हैं कि आप टोटल सेविंग का कितना पैसा खर्च कर सकते हो, कितना नहीं खर्च कर सकते। तो वो सारे की सारी प्रॉब्लम इस चीज से और ज्यादा ग्रो कर जाती है कि आप कितना पैसा आगे लोन में दे पाओगे, वो प्रॉब्लम अपने आप ही रहती है। पर अब रिस्क लेना तो जरूरी है ना, इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को नहीं तो चलाएगा कौन, किसी को तो चलाना पड़ेगा, तो कहीं से तो लोन आना है, तो यहां से नहीं तो बहुत सारे बैंक एक साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट को फंड करते हैं। 1000 करोड़ HDFC ने दे दिए, 1000 SBI ने दे दिए, 1000 ICICI ने दे दिए, तब जाके 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट शुरू हुआ, ठीक है। वो फिर मल्टीपल बैंक्स एक साथ लोन अरेंज कर लेते हैं, ठीक है। ये दो तरीके। सर, हाँ जी सर जो इनकी बैलेंस शीट है वो क्लियर नहीं करता बैड बैंक। बैड बैंक अलग कंसेप्ट है, बैड बैंक इनकी बैलेंस शीट ऐसे नहीं क्लियर कर देता। बैड बैंक बेसिकली, बैड बैंक का कंसेप्ट क्या है, चलो मैं बता देता हूँ क्लास के अंदर। देखो इंडिया बाकी बैंक्स की करता है तो इनकी नहीं करता सर। नहीं, इनकी भी कर सकता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इंडिया के अंदर कोई भी जो लोन दिया गया है जिसे 90 दिन सर्विस नहीं किया गया, 90 दिन ना सर्विस करने का मतलब है कि जो किस्तें बनी थी किसी पर्सन ने 90 दिन निकल गए हैं और उसने पैसे, अभी तक कोई पैसे नहीं आए हैं 90 दिन से, पिछले 90 दिन निकल गए कोई पैसे नहीं आए, तो ये ऐसा हो सकता है कि कोई बंदा अभी इंस्टॉलमेंट भरता जा रहा है, बीच में कोई भी कंडीशन आ गई, उसने इंस्टॉलमेंट नहीं भरी, और अगर 90 दिन निकल गए, उस लोन को, मतलब लोन बैंक के लिए एसेट ही है ना, क्योंकि उसके अंदर इंटरेस्ट रेट लेके कमाएगा बैंक, उसे बोल दिया जाता है कि नॉन परफॉर्मिंग हो गया, ये शायद अब डूब जाएगा। अभी भी वेट की जाती है, पर अगर 180 दिन निकल गए, उसे मान लिया जाता है कि अब तो ये लॉस्ट है, 6 महीने निकल गए हैं, कोई पैसा नहीं आया है, तो ये शायद अब कभी आए भी। ऐसे एसेट्स को फिर लॉन्ग टर्म में, बैंक की तो घाटे में आ गया ना ये सब कुछ, अब बैंक को किसी ना किसी तरीके से कुछ तो पैसा रिकवर करना है। बैंक पहले तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा कर लेती है। लेट्स सपोज ये कोई होटल बन रहा था, इस होटल के ऊपर कब्जा कर लिया उन्होंने, ठीक है। अब बैंक इसके सील सूल सब कुछ लगा के रख देता है कि बैंक की प्रॉपर्टी है। कई जगहों पे तुम देखोगे बैंक ने ऐसे सील लगा के रख दी होती है कि बैंक प्रॉपर्टी है। अब ऐसे ना आपकी दुनिया भर में ऐसी कंपनीज एग्जिस्ट करती है जिन्हें कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। इनका बिजनेस मॉडल क्या है, जो भी आपके ऐसे बैड, ये जो भी आपका ऐसे लॉस में आ गया, इसे आप कह दो कि बैड डेट हो गई है। डेट का मतलब होता है कर्जा, और वो कर्जा खराब हो गया सारा जो दिया था। ऐसे बैंक्स फिर क्या करते हैं, देखो इन बैंक्स को आपको रिकवरी तो मिल नहीं रही। लेट्स सपोज बैंक ने लोन दिया था आपके 200 करोड़ का, ये सारी जो किस्तें जा रही थी, बैंक ने अभी तक मुश्किल से 20 करोड़ ही वसूले थे, बाकी सारे के सारे अभी पैसे नहीं आए और इंटरेस्ट रेट भी नहीं आया है, सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट का 20 करोड़ ही रिकवर हुआ। ये जो कंपनीज होती हैं ये बैंक्स के पास जाती हैं, बैंक्स ने अपने इन सारे एसेट्स को साइड करके रखा होता है। हमारा आरबीआई क्या कोशिश कर रहा है, सारे बैंक्स को बोल रहा है एक पूल इन करके अकाउंट बना दो, जितने भी बुरे आपके सारे बैड डेट हो गए हैं, जहां पे वो एक सिंगल अकाउंट बन जाएगा जिसके अंदर सारे घाटे के अकाउंट्स होंगे,
हम उसे बोल देंगे बैड बैंक है। ये कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं बन रही है, ये सिर्फ हर बैंक का जो घाटे में है, जो रिकवरी नहीं होना, वो सारे के सारे इसके अंदर प्रॉपर्टीज पड़ी हुई है। अब बैंक का काम थोड़ी है होटल चलाने का। ये कंपनीज क्या करती है, ये कंपनीज बैंक्स के पास जाती हैं, उन्हें कहती है आपका 200 करोड़ का प्रोजेक्ट था, अब आपका 180 करोड़ प्लस इंटरेस्ट रेट, ये सारा का सारा परसेंटेज में इंटरेस्ट रेट ये सब कुछ डूब गया। हम आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप क्या कर सकते हो, आप हमें ये सारा का सारा प्रोजेक्ट 150 करोड़ में दे दो। तो बैंक कहेगा मैं क्यों घाटा खाऊं। तो ये कंपनीज कहती है कि कुछ तो मिल रहा है, ऐसे तो कुछ भी नहीं मिल रहा, तो हमें ये डिस्काउंट रेट पे ये सारी की सारी प्रॉपर्टी दे। तो ये 150 करोड़ की पेमेंट आपके बैंक को चली जाएगी, और ये बैंक से ये जो प्रॉपर्टी थी, ये जो होटल था, इस कंपनी के पास ट्रांसफर हो जाता है। ये कंपनी क्या करेगी, अब इस पूरी प्रॉपर्टी को देखेगी, जो भी कमी थी सारी कमियां पूरी करके एक बारी होटल चलाती है, चलने लग गया, गेस्ट आने लग गए, थोड़ी बहुत ही सेल होने लगी, सब कुछ होने लग गया। अब ये किसी और होटल कंपनी को ढूंढेंगे, लेट्स सपोज आपके ताज, जेडब्ल्यू, किसी को भी ढूंढा, उन्होंने बोला कि देखो कितनी बड़ी प्रॉपर्टी कितनी अच्छे से चल रही है, आप क्या करो, ये हमसे 250 करोड़ में खरीद, बनी बनाई चलती हुई प्रॉपर्टी हम आपको दे रहे हैं, ले लो, क्या प्रॉब्लम है। तो उन्हें भी दिखता है कि हाँ फायदा है, सारी चल रही प्रॉपर्टी, अच्छी लोकेशन है, अच्छा होटल बना हुआ है, सब कुछ अच्छा है, वो खरीद लेते हैं। अब ये जो बीच में मार्जिन है 100 करोड़ का, ये इनका प्रॉफिट है। ये कंपनीज ये काम करती है, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज। क्लियर है, ये सारा कंसेप्ट समझ आया। कभी भी अखबार में बैड बैंक का नाम आए या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स आए या एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज आए तो कंफ्यूज ना होना, याद रखना, क्लास में सर ने बता दिया था एक बार। सर हाँ जी सर, पर एक टाइम पर तो गवर्नमेंट का ही लॉस हुआ ना, दोनों साइड से ही। नहीं, बैंक होने को तो प्राइवेट बैंक भी हो सकता है, गवर्नमेंट का तो क्या लॉस है, बैंक की अपनी बैलेंस शीट का लॉस है ना, सरकार अपनी जेब से थोड़ी पे करती है। बैंक्स ने, हम कस्टमर से पैसे उठाए हुए हैं, हमारे ही डिपॉजिट्स को लेके वो आगे लोन दे रहे हैं, वो लोन डूब गए तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने खुद की बैलेंस शीट देखना और हमें हमारे पैसे मोड़ना। तो सरकार का तो कुछ भी लेना देना नहीं है, डायरेक्टली सरकार का कुछ लेना देना नहीं। सर तो फिर जो बैड बैंक की बिड होती है आगे, ये कौन कौन वो करता है, पैसे कौन लगाता है इसमें? मतलब बैड बैंक कहने को ये सारे बैड डेट है, सर कर्जा जैसे दिया। ऑफर दिया आगे कि इतने अमाउंट पे अपना एसेट हमें भेज दो, तो ये तो बैंक के मैनेजमेंट बोर्ड से डायरेक्टली ये कंपनीज बात करती हैं। ऐसे कोई भी कंपनी क्रिएट कर सकता है, जैसे अगर आपके पास भी अकाउंट में 500 करोड़ पड़े हैं, आप भी जाके क्रिएट कर लो, 100 करोड़ से भी शुरू हो सकती है, ठीक है। तो आप भी प्रोजेक्ट्स खरीद सकते हो और आप भी आगे जाके ये चीजें ऐसे इस तरीके से काम कर सकते हो। ये दुनिया में बहुत, ये एक अपने आप में बिजनेस है और बहुत सारी कंपनीज ये काम भी करती है, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर है। अब सेकंड करंट अफेयर आपके ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और एक और चीज के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इंडिया की और बैटरी स्टैंडर्ड्स के। देखो आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी कि कभी ओला के स्कूटर को आग लग गई, कभी किसी और के इलेक्ट्रिक स्कूटर को आग लग गई। तो जगह जगह बहुत सारे इंसिडेंसेस हो गए हैं जहां पे टू व्हीलर्स को आग लग गई, और लेटेस्ट अभी आपकी कल परसों वीडियो आके हटी है कि आपकी टाटा की इलेक्ट्रिक कार को आग लग गई। तो ये सारी चीजों के चलते हुए आपकी गवर्नमेंट ने एक पैनल बिठाया है ये स्टडी करने के लिए कि टू व्हीलर्स के अंदर ये बार बार, टू व्हीलर्स की तो बहुत ज्यादा शिकायतें आई हैं कि टू व्हीलर्स, मतलब कार का तो पहली बार इंसिडेंस रिपोर्ट हुआ है, टू व्हीलर्स में बहुत बार आग लग चुकी है। तो ये क्यों आग लग रही है और उसके क्या टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड्स होने चाहिए टू व्हीलर्स के और सारी चीजों के, उसके ऊपर सरकार अब आने वाले टाइम में गाइडलाइन बनाएगी, ठीक है। तो ये जो गाइडलाइंस बनाने की, जो स्टैंडर्ड बनाने की जिम्मेदारी होती है, ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की होती है। कई बार आपने देखा होगा, जैसे कोई आप सामान खरीदते हो, जैसे हेलमेट्स खरीदते हो, ISI मार्क होता है पीछे, वो इंडियन स्टैंडर्ड्स को रिप्रेजेंट करता है कि बेसिकली वो जो हेलमेट है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो स्टैंडर्ड रखे थे हेलमेट बनाने के लिए उसे क्वालिफाई करता है कि मिनिमम जो चीज चाहिए उससे तो ये सेटिस्फाई कर ही रहा है, उससे ज्यादा चाहे हो पर मिनिमम को ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो उससे ऐसी चीजों को ही मार्किंग मिलती है।
ये जो बैटरीज हैं, देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया के अंदर बैटरीज को स्टैंडर्ड नहीं होता, क्योंकि हम बैटरीज तो बहुत जगह यूज करते हैं। अभी भी जो आपकी इलेक्ट्रिक सॉरी आपकी डीजल या पेट्रोल कार है उनके अंदर भी बैटरीज हैं, आपके इन्वर्टर्स के अंदर भी बैटरीज होती हैं, तो बैटरी तो हम जगह जगह यूज करते हैं। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बैटरीज की गाइडलाइन बनाता है, पर जब उसे कार चलाने के लिए रन करोगे तो वो गर्म ज्यादा जल्दी होगी और उसके फटने के चांस, मतलब उसके आग लगने के, फटती नहीं होती बैटरी, आग लगने के चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं। तो हम इस चीज के लिए चेक करने के लिए, देखो आपकी फटने के चांसेस कब ज्यादा होते हैं, एक चीज होती है, आपको पेपर में डायरेक्टली आ सकता है, बैटरी इंपेंडेंस क्या होता है। बैटरी इंपेंडेंस एक आपका स्कोर होता है जहां जो इंटरनल रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को शो करता है, आपकी बैटरी कितना रिएक्ट करती है और वो चीजों को, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है उसे कितना रेजिस्ट करती है, कंट्रोल कितना करती है। ये स्कोर जितना छोटा होगा, जितना लोअर रेजिस्टेंस होगी, लोअर इंटरनल रेजिस्टेंस, उतनी हायर कैपेसिटी होगी, ठीक है। और जितनी ज्यादा आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उतनी ज्यादा बैटरी कैपेसिटी गिरती जाएगी या डिग्रेड होती जाएगी। तो धीरे धीरे ओवर द लाइफ यही होता है कि आपकी बैटरीज की रेजिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वो बढ़ते बढ़ते आपकी बैटरी जो लॉन्ग टर्म में पहले ज्यादा टाइम चलती है फिर धीरे धीरे कम होती जाती है, वो इंपेंडेंस स्कोर ही होता है, ठीक है। पर ये चीजें और चीजों के ऊपर भी डिपेंड करती हैं कि किस, पहले तो मटेरियल से बना है। जैसे कि अगर आपकी निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट से बनी हुई बैटरी है ना, वो उसके हमेशा चांसेस है वो जल्दी हीट अप होगी और उसे आग लगने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। और प्रॉब्लम यही है, इंडिया की जो ई स्कूटर मार्केट है ना, उसके अंदर निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट की बैटरी यूज हो रही है। आपके जो फोन्स होते हैं इनके अंदर लिथियम, आयरन और फॉस्फेट, ये एलिमेंट ज्यादा यूज किए जाते हैं, तभी ये बैटरी ज्यादा सेफ है, ठीक है। तो ये दो टाइप की बैटरीज होती हैं, इन्हें ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, पर हम अभी के लिए, वो सस्ती ये पड़ती हैं, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स का प्राइस कम रखने के लिए वो यहाँ पे पैसा कट करने की कोशिश कर रहे थे, पर पैसा क्या कट करना, फिर अल्टीमेटली तो बदनामी होगी। जब स्कूटर को आग लगती जा रही है तो फिर लोग अब खरीदेंगे थोड़ी डरते मारे, ठीक है। तो इसी कारण आपकी इंपेंडेंस स्कोर देखो। और दूसरी चीज, हम ये सारी कंपनीज ना चाइनीज बैटरीज खरीद रही हैं जिनका इंपेंडेंस स्कोर 18 से 40 के बीच में होता है, ये हाई माना जाता है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक जैसे कि इंपेंडेंस स्कोर 12 के करीब या इससे भी कम सिंगल डिजिट में टारगेट करना चाहिए। तो अच्छी जो बैटरीज अगर बाहर से कहीं से आती हैं, जो जापान, ताइवान और कोरिया, यहाँ पे टियर 1 सेल्स मिलते हैं जो अच्छी क्वालिटी के यहाँ बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंपेंडेंस स्कोर या तो लो डबल डिजिट होता है, ठीक है, या बस मैक्सिमम आपके हायर टीन्स तक चला जाता है, मतलब आपके 11 से लेके 10 से लेके आपके टीन्स यानी कि आपके 19 के बीच बीच में रहता है, वही तो अभी बताया, ठीक है। तो इंपेंडेंस स्कोर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो हीट अप होगी, उतनी ज्यादा उसके आग लगने के चांसेस है, ठीक है, क्लियर है। तो इसके रिगार्डिंग ये सारे रूल्स फ्रेम करने की अब कोशिश की जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक मिनट, ये अलग पॉइंट के तौर पे आना चाहिए। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स आपकी इंडिया की नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है। इसका यही काम है, जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया के अंदर ये सारे स्टैंडर्ड्स फ्रेम करना। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और बाकी जगहों पे इसके रीजनल सेंटर भी हैं। तो इसका यही काम है इंडिया के लिए सारे स्टैंडर्ड्स ले आउट करना। सारे स्टैंडर्ड्स, वेट 1 किलोग्राम क्या वेट माना जाएगा, हम कह देते हैं कि 1 kg है, पर क्या वो एक्चुअली 1 kg है, तो उसका स्टैंडर्ड कौन फिक्स करेगा कि 1 kg किससे माना जाएगा, वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड फिक्स करेगा। इसलिए हर चीज का 1 kg बिल्कुल सेम होगा। लेंथ 1 सेंटीमीटर या 1 किलोमीटर सबका बराबर हो, वो ऐसी सारी चीजें यहाँ पे होती है। सेकेंड चीज, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी रेट्स और जीएसटी नेटवर्क के बारे, सारा जीएसटी। इस बारी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग चंडीगढ़ में हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया में कहीं पे भी कर सकते हैं, पहले ओरिजिनली कश्मीर में करनी थी, श्रीनगर में करनी थी, पर सिक्योरिटी रीजंस, जो पीछे कुछ किलिंग्स होगी उसके कारण सेंटर शिफ्ट करके चंडीगढ़ कर दिया गया है, ठीक है।
जीएसटी काउंसिल आपके सबसे पहले जीएसटी नंबर की बात करते हैं। देखो जीएसटी नंबर कुछ ऐसा दिखता होता है। जीएसटी नंबर में जो सबसे पहले 2 नंबर होते हैं ना, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किस स्टेट के अंदर रजिस्टर्ड है। तो पहले 2 जो डिजिट होंगे वो डिपेंड करेगा, लेट्स सपोज आपके राजस्थान का अलग होगा, गुजरात का अलग होगा। वो नंबर से आप बता सकते हो कि लेट्स सपोज कोई भी नंबर है, कोई भी, लेट्स सपोज ये 22 लगा लो, ये 22 नंबर जितनों का भी होगा ये सारे मध्य प्रदेश की कंपनी है। अपने आप ही आप इन नंबर को देख के पता लगा सकते हो। मतलब एक्चुअली 22 मध्य प्रदेश का है या नहीं मुझे नहीं पता, ये सिर्फ बता रहा हूँ कि ऐसे स्टेट कोड चेक हो जाता है। उसके बाद हर कंपनी को एक पैन अलॉट किया जाता है। जैसे हम एज अ सिटीजन, हम अगर आप टैक्स पेइंग हो या नहीं भी हो, आप हमेशा पैन बनवा सकते हो, परमानेंट अकाउंट नंबर। ये आपके टैक्स पर्पस के लिए यूज होता है। वैसे ही जब आप कंपनी रजिस्टर करते हो, कंपनी पैन भी एक चीज होती है, कंपनी को भी पैन नंबर अलॉट होता है। वो यहाँ फिर ये 2 मतलब 2 डिजिट के बाद ये चीज होती है। उसके बाद एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन द स्टेट। उस स्टेट के अंदर एंटिटी का क्या नंबर है, मतलब एंटिटी का मतलब है उसका टाइप क्या है। फिर अल्फाबेट Z बाय डिफॉल्ट होता ही होता है, ये सब में होगा। किसी का भी आप पैन नंबर देखोगे, सॉरी जीएसटी नंबर देखोगे, यहाँ सेकंड क्लास Z होगा ही होगा। फिर लास्ट में एक चेक सम डिजिट होता है, इस पूरी चीज को वेरीफाई करने के लिए एक नंबर होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज इस तरीके से पूरा जीएसटी नंबर बनता है। अब ये सारे के सारे इंडिया के अंदर जीएसटी कौन से प्रोडक्ट, देखो इंडिया के अंदर जीएसटी की जो स्लैब्स हैं, इंडिया के अंदर 0% जीएसटी, 5% जीएसटी, 12% जीएसटी, 18% जीएसटी और 28% जीएसटी। ये स्लैब्स हैं जिसके अंदर आपके गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी लगता है। अब कौन सा सामान किस टैक्स के स्लैब में आएगा, ठीक है, और टाइम टू टाइम अगर चेंज करना है तो किस स्लैब में डालना है, अगर किसी स्लैब को खत्म करना है तो ये सारे के सारे फंक्शंस आपके जीएसटी काउंसिल करता है। किसी चीज के ऊपर टैक्स लगाना है, कम करना है, टेम्पररी रिलीफ देना है, ये सारा काम जीएसटी काउंसिल करता है। जीएसटी काउंसिल में होता कौन है, जीएसटी काउंसिल में आपके यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो इसके चेयरपर्सन होते हैं, फिर आपके यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है जो फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर एक और मिनिस्टर काम करता होता है, छोटा मिनिस्टर मान लो फाइनेंस का, वो मेंबर हुआ। इसके बाद आपके हर स्टेट गवर्नमेंट का फाइनेंस मिनिस्टर, हर स्टेट गवर्नमेंट से फाइनेंस मिनिस्टर, तो सारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर्स इकट्ठे होते हैं और वो सारे के सारे वोट डाल के फैसला करते हैं कि किस बेसिस पे आपके रेट डिसाइड होंगे। क्लियर है? तो कोई भी टैक्स लगाना है, सेस सरचार्ज हटाना है, वो सब कुछ इनके हाथ में है। अब जीएसटी रेट्स इंडिया के अंदर, यहाँ पे आपको पीडीएफ जब आएगी, यहाँ पे एक मैंने लिंक दे दिया, अगर आपको यहाँ पे ना कुछ चीजों की लिस्ट दी हुई है, टैक्स सिलेक्ट हो जाएगा ये, तो आपके यहाँ पे लिस्ट दी हुई है कुछ सामान की कि इसके ऊपर कितना % जीएसटी लगता है। उन सारी चीजों को एक ब्रॉड रीड आउट कर लेना, कभी पेपर में आ जाए, जैसे प्रीवियस ईयर यूपीएससी में आया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आ सकता है कि इनमें से कौन सा सामान है जिसके ऊपर 5% जीएसटी लगता है। ठीक है, तो एक ब्रॉड रीड आउट उससे जी। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, फाइनेंस मिनिस्टर कोई भी जो मिनिस्टर होगा, जो पहले सेंटर में एमपी बनेगा और स्टेट्स के अंदर जो भी एमएलए या एमएलसी होगा, वो आपके वहां का मंत्री बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। मिनिस्ट्री अगर आपको फाइनेंस की मिल गई तो आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए, और वो यहाँ पे, तो इन्हें सपोर्ट करने के लिए आपके इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, ये सारे लोग हैं तो हैं, मतलब सजेशन ले सकते हैं, फाइनल डिसीजन इनका है। और वही है जिन्हें देखो लाइफ में एक हमेशा सर्विसेज में जाना, एक चीज याद रखना, आपका मिनिस्टर जितना कम पढ़ा लिखा होगा ना, वो उतना ज्यादा आप पे डिपेंड करेगा। जो मिनिस्टर को खुद उस चीज की नॉलेज होगी, वो फिर आपकी बात नहीं सुनेगा, उसे पहले ही पता है कि क्या करना है। जैसे आपके फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर है,
वो पहले इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं, उन्हें पता है डिप्लोमेसी के बारे हर चीज। उन्हें अगर आप एज अ डिप्लोमेट आके बताओगे कि सर हम ये इस कंट्री में ये कर लेते हैं, तो वो उतना ही आपको डिनाई करेंगे कि नहीं ये नहीं, ये होना चाहिए। मेरा तजुर्बा ये कहता है, क्योंकि वो रहे हैं सर्विसेज में ऑलरेडी। जिस पर्सन को पता ही नहीं होगा, उसे जो ब्यूरोक्रेट सजेशन देंगे वो ज्यादातर उसी सजेशन के साथ चला जाता है। आप नहीं तो किसी और ब्यूरोक्रेट के सजेशन पे, तो ब्यूरोक्रेसी की पावर इस तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब बुरा ट्रेंड है, मिनिस्टर को खुद नॉलेज होनी चाहिए, पर अगर एग्जाम में देखो, नहीं मनी बिल नहीं है ये, बिल थोड़ी है, काउंसिल है, ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंसर्ट के हो। नहीं, तो इन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने पावर दे दी, आपके आर्टिकल 279A के अंदर जीएसटी काउंसिल बन चुका है। हमने इस कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में लिख दिया कि अब जीएसटी काउंसिल ही फैसला करेगा कौन सा रेट लगाना है, कौन सा नहीं लगाना। तो हमने वहां से एक सिंगल आर्टिकल से ही पावर दे दी, अब कोई अमेंडमेंट कुछ करने की जरूरत नहीं। मनी बिल इन जनरल बनाया गया कि पार्लियामेंट कोई भी एक्स्ट्रा चीज, कोई टैक्स या रेवेन्यू सोर्स लगाना चाहती है, इवन पैसे निकालना चाहती है, दोनों। तो वो सिर्फ एक ब्रॉड प्रोविजन रखा है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में और भी तो आर्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से इसका रखा गया। ठीक है, अब अगली चीज है आपका जीएसटीएन नेटवर्क। ये नेटवर्क क्या है कि बेसिकली इंडिया के अंदर जो आपकी टैक्स कलेक्शन हो रही है ना जीएसटी की, वो सरकार डायरेक्टली नहीं करती। सरकार ने उसके लिए एक अलग कंपनी फॉर्म की है जिसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क। इसका सिर्फ 49% जो शेयर है वो आपकी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास है, 51% आपके प्राइवेट कंपनीज इसका पार्ट है। ठीक है, जैसे इसका जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, किस तरीके से टैक्स फाइलिंग होगी, उसका जो पूरा पोर्टल है, किस तरीके से अकाउंटिंग होगी, सब कुछ होगा, ये सारी चीज कोई प्राइवेट कंपनी बैठ के बना रही होगी। मतलब इन्फोसिस जैसे इंडिया में कर रही है, उनका सारा का सारा सिस्टम उनका बनाया हुआ है और वही मेंटेन करते हैं। उसके बदले जो भी जीएसटी के अंदर कलेक्शन होती है उसका कुछ परसेंटेज उन्हें भी मिलता है, क्योंकि वो शेयर होल्डर है। इसके अलावा जितने इंडिया के अंदर बैंक्स हैं वो भी ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो चाहे पब्लिक बैंक हो, गवर्नमेंट तो नहीं है वो, उन सबको प्राइवेट प्लेयर, क्योंकि वो सारे ट्रांजैक्शंस करवाने में हेल्प करेंगे। जीएसटी कलेक्ट करवाते टाइम वो सारे ट्रांजैक्शन करवाने में, तो उन सबको भी भागीदार बनाया गया है। और आपके सरकार का बाकी का शेयर है आपके सेंटर और स्टेट का आधा आधा इस तरीके से बटा हुआ। ठीक है, तो अगर शेयर होल्डिंग की बात करोगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सिर्फ 24.5% जीएसटी नेटवर्क में। ये नहीं है कि जितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है उसका 24% उनके पास जाता है, नहीं, इतना नहीं बड़ा हिस्सा प्राइवेट कंपनीज को हम देते। ठीक है, उन्हें सिर्फ कुछ परसेंटेज, पर ये सारे चलाने के अंदर क्या उनकी वेटेज रहेगी और पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग में उनका कितनी वेटेज रहेगी, वो सब कुछ इन परसेंटेज से। लेट्स सपोज कल कोई भी जीएसटी नेटवर्क में चेंज करना है, ऐसा नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मर्जी से चेंज कर दे, क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी शेयर है इसके, तो उसके मुताबिक उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, मेजोरिटी तो हासिल करनी पड़ेगी। स्टेट गवर्नमेंट्स के पास 24.5% है, बाकी ये देखो सारे के सारे एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक, ये दोनों के पास 10-10% है। ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी और भी तो सर्विसेज देता है, उनकी जो कंपनी पेरेंट कंपनी और सिर्फ बैंक, उनके पास अलग अलग शेयर है। आईसीआईसी फिर ऐसे एलआईसी, ये सारे के सारे करते कराते आपका 100%, मतलब जितनी टैक्स कलेक्शन हुई है उसमें से कुछ परसेंटेज पॉइंट्स में, हाँ बिल्कुल, मतलब पॉइंट्स में मिलता है, पॉइंट्स में पॉइंट लगा लो 0.5%, जितना भी जीएसटी कलेक्ट हुआ वो आपका। ठीक है, पर 0.5 भी हजारों करोड़ है। ठीक है, मतलब हजारों नहीं, हंड्रेड्स करोड़ में आ जाएगा। कमाई एक साल में इनकी अच्छी खासी इससे हो जाती है। ठीक है, पर आपकी साइड से सिस्टम स्मूथली चलता रहना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना है। जिम्मेदारी सरकार ने अपने ऊपर से उतार दी ना, पोर्टल सरकार को नहीं बनाना, चलाना उसे नहीं है, ट्रांजैक्शन सरकार को नहीं देखनी, सरकार को अल्टीमेटली बस पैसा आ रहा है, सरकार को बस ये देखना है। इस तरीके से क्लियर है? तो ये सारी की सारी चीजें एक्सप्लेन की हुई हैं। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हैं जीएसटी के, जितने भी इनवॉइसेस जनरेट हो रहे हैं उन सबको चेक करना, वेरियस रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन, पेमेंट और रिफंड्स क्या जा रहे हैं,
क्योंकि जीएसटी के अंदर क्रेडिट्स वापस भी देने पड़ते हैं कि कंपनीज को, वो सब कुछ भी इसी के थ्रू ही मैनेज किया जाता है। देखो बिजनेसेस जीएसटी पे भी करते हैं और कई चीजों के ऊपर सरकार की तरफ से ना रिबेट है कि आपको जीएसटी वापस मोड़ दिया जाएगा। जैसे अगर आपने कोई सामान बनाया है और ये सामान के लिए आपने जगह जगह से रॉ मटेरियल खरीदा था, कहीं आपने 5% जीएसटी भरा, कहीं 18%, सारा सामान जोड़ के ये चीज बना दी, अल्टीमेटली ये चीज मैंने एक्सपोर्ट कर दी है, तो जीएसटी सिर्फ तभी लग सकता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जब इंडिया के अंदर ये फाइनली सेल होगा, जब बिकेगा, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बिकेगा, रॉ मटेरियल नहीं। तो अगर मैंने जगह जगह से सिर्फ कच्चा माल उठा उठा के चीज बनाई है और उसके बाद अगर मैंने इंडिया के अंदर सेल नहीं की, तो इंडिया के अंदर जीएसटी भी नहीं बनता। ठीक है, तो इस कारण सरकार क्या करती है, ऐसा जो भी एक्सपोर्ट के ऊपर सामान जा रहा है, जितना भी उस पर्सन ने पीछे जीएसटी भरा था, वो सारा का सारा सरकार रिफंड कर देती है। ये कंपनी फाइल करेगी सारे बिल्स के साथ, मैंने इतना जीएसटी यहाँ भरा, यहाँ इतना इतना इतना, वो अल्टीमेटली रिफंड हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? इस तरीके से। फोर्थ करंट अफेयर है सुरोगेट मदर्स टू हैव 3-year इंश्योरेंस। अब सबसे पहले सुरोगेसी क्या होती है इसके बारे में बात करें। देखो सुरोगेसी एक प्रोसीजर है जहां पे अगर कोई जो कपल है वो चाइल्ड नहीं बेयर कर पा रहा, तो वो क्या कर सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमारे बिहाफ पे आप हमारा चाइल्ड बेयर कर लीजिए, यानी कि किसी फीमेल को रिक्वेस्ट कर लेंगे कि आईवीएफ आर्टिफिशियली आपके एग को फर्टाइल करके उन फीमेल के अंदर रख दिया जाता है और 9 मंथ्स बाद जब बेबी होगा तो वो उसे अपना लेंगे। तो वो जो फीमेल जिन्होंने सिर्फ 9 मंथ्स उन्हें अपने साथ अपने वूम में रखा है, वो उन्हें सुरोगेट बोला जाता है कि क्योंकि वो खुद मदर नहीं है, मतलब डायरेक्टली खुद मदर नहीं है, उनका डीएनए उसमें इन्वॉल्व ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ अपना वूम एक तरह से लैंड किया है। जब बेबी हो जाएगा जिनका है उन्हें ही वापस मिल जाएगा। इंडिया के अंदर पहले क्या था, ये बहुत बड़ा एक इलीगल बिजनेस बन गया था। दुनिया भर में किसी ने भी सुरोगेसी करवानी होती थी, इंडिया में आते थे, किसी भी गरीब को हायर करते थे। पर इंडिया के अंदर लॉन्ग टर्म में ना एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा शुरू हो गई। एक तो वुमेन को, जो गरीब फीमेल्स थी, उन्हें बार बार प्रेगनेंसी के लिए फोर्स किया जाता था, तो हेल्थ ओवरऑल वीक होती है। दूसरा, कई बार फीमेल्स की डेथ भी होगी प्रेगनेंसी के दौरान। ठीक है, और तीसरी चीज, कई बार क्या हुआ कि जब चाइल्ड बर्थ हुआ, उन ओरिजिनल पेरेंट्स ने अडॉप्ट नहीं किया, वो चाइल्ड तो उस पहली गरीब थी, उसके ऊपर अब वो चाइल्ड का भी बर्डन आ गया। तो ये जो सारी की सारी चीजें थी, इसके कारण इंडिया के अंदर सुरोगेसी के रूल्स बनाए गए हैं। उसके अंडर सिर्फ इंडिया के अंदर अब सिर्फ इंडियन मैरिड कपल्स ही सुरोगेसी करवा सकते हैं, या आपकी कोई विडो या डाइवोर्स्ड वुमेन है, वो किसी और को रिक्वेस्ट करके सुरोगेसी करवा सकती है। ठीक है, और कोई भी सुरोगेसी इंडिया के अंदर नहीं करवा सकता। मेल्स को अलाउड नहीं है, सिर्फ फीमेल्स, वो भी डाइवोर्स्ड या विडो, वो करवा सकते हैं। अगर वो खुद नहीं चाइल्ड बेयर कर सकती, वो किसी और से करवा लेंगी, तो उस तरीके से। ठीक है, पर अगर सुरोगेसी अगर करवाते हैं इंडियंस, तो उसके साथ एक और रूल बनाया गया है कि जिस भी मदर को सुरोगेसी में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिस भी फीमेल को आपके सुरोगेसी में इन्वॉल्व किया जा रहा है, जिस कपल ने उन्हें इन्वॉल्व किया है, उन्हें उस फीमेल को 3 साल का इंश्योरेंस खरीद के, हेल्थ इंश्योरेंस खरीद के देना पड़ेगा कि एक तो प्रेगनेंसी के टाइम कोई भी कॉम्प्लिकेशन आई, उसका मेडिकल एक्सपेंस कवर हो जाए, प्रेगनेंसी के 2 साल के अंदर भी कोई कॉम्प्लिकेशन आई, तब भी वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर मिल जाए उसे। ठीक है, तो ये कंपलसरी कर दिया गया है। अच्छा, और अगली चीज, सुरोगेसी अब इंडिया के अंदर पेड नहीं हो सकती, इसके ऊपर भी बैन लगा दिया है। अब सिर्फ किसी ना किसी रिलेटिव से ही आप सुरोगेसी करवा सकते हो, किसी अननोन पर्सन से नहीं। फ्रेंड ऐसी चीजों से नहीं करवा सकते, ऑब्वियसली लोग लूप होल ढूंढ लेंगे, फ्रेंड तो कोई भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी सारी चीजें, तो फैमिली नोन भी नहीं, सिर्फ रिलेटिव्स, उनसे ही सुरोगेसी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारे आपके रूल्स फ्रेम किए गए हैं। इसमें ये नई एडिशन हुई है कि 36 मंथ्स यानी कि आपके 3 साल का इंश्योरेंस लेके देना पड़ेगा। क्लियर है? कोई भी डाउट? नेक्स्ट, आपको पेपर में डायरेक्ट चीज आ सकती है, हैप्टिक ग्लव्स क्या होते हैं? हैप्टिक ग्लव्स,
देखो मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे अब मेटावर्स का टाइम आ रहा है जहां पे सब कुछ ऑनलाइन होगा, आपकी शॉपिंग ऑनलाइन, आप कॉलेज ऑनलाइन जाओगे, बस सोफे के ऊपर बैठे हुए दुनिया भर में कहीं पे भी घूमना चाहते हो, कोई भी बोले कि चलो पेरिस घूम के आए, ऑनलाइन ही घूम के पेरिस पहुंच जाओगे जहां मर्जी। तो अब यहाँ पे इस चीज का एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए अब धीरे धीरे आपके VR और AR एडवांस होते जा रहे हैं। VR का मतलब होता है वर्चुअल रियलिटी, वो जो ग्लासेस आएंगे जिसके कारण आप आसपास जहां पे भी है पूरी इन्वायरमेंट को देख सकते हो। ग्राफिक्स धीरे धीरे इतने इंप्रूव हो जाएंगे, आजकल अगर आप गेम्स देखोगे लेटेस्ट जो आती हैं उनमें बिल्कुल रियलिस्टिक ग्राफिक्स आने लग गए। तो वही VR में इतने ज्यादा एडवांस ग्राफिक्स धीरे धीरे आने लग जाएंगे जैसे आपको लगेगा ये एक्चुअली दीवार ही है। इसके साथ में AR का मतलब होता है ऑग्यूमेंटेड रियलिटी। ऑग्यूमेंटेड रियलिटी में काम करेंगे हेप्टिक ग्लव्स। आपने ग्लव्स या कोई पूरा जो सूट है, मतलब हेप्टिक टेक्नोलॉजी क्या होती है ये पूरी की पूरी, अगर आपने लेट्स सपोज ग्लव्स पहने हैं और यहाँ पे इसकी कोडिंग में ऑलरेडी फीड किया होगा कि ये आपकी एक दीवार है या ये एक पेपर है, अब मैं इसे वर्चुअली इस चीज को टच करूंगा, मुझे एक्चुअली मेरे जो सेंसेशन है मेरे हाथों में वो यही जाएगी कि मैं किसी पेपर को टच कर रहा हूँ, यहाँ मैं दीवार को रब कर रहा हूँ, वैसी चीज है। ठीक है, किसी वुड को कर रहा हूँ, किसी भी चीज को कर रहा हूँ, सेंसेशन वैसी जनरेट होगी, टेक्सचर वैसे ही महसूस होगा, सब कुछ वैसा। ठीक है, जैसे अभी तो चलो कई जगहों पे लैग कर जाता है कि हाथ ही दीवार के अंदर चला गया, वो धीरे धीरे करना खत्म करेंगे कि कैसे एरर ना आए, तो वो सारी चीज। इसके लिए हेप्टिक टेक्नोलॉजी कभी भी आपको पेपर में पूछी जा सकती है कि हेप्टिक टेक्नोलॉजी होती क्या है। तो इस चीज को याद रखना, हेप्टिक टेक्नोलॉजी कोई भी ऐसी चीज है जो आपको फोर्स, वाइब्रेशन, मोशन, इन सारी चीजों के थ्रू आपको रियलिटी फील करवाने की वो कोशिश करें। जैसे अभी आपके जो फेसबुक हैं उसके लिए मतलब उन्होंने एक अपनी लैब्स के अंदर टेस्ट करके जो हेप्टिक ग्लव्स बनाया है जहां से करंट अफेयर आया है, उसके अंदर आपको प्रेशर, टेक्सचर, वाइब्रेशन ये सारी ग्लव्स के अंदर महसूस हो सकती है। ठीक है, लेट्स सपोज किसी से ऑनलाइन लड़ रहे हो तो आपके हाथों में जोर आ रहा होगा कि हाँ आप किसी को धक्का मार रहे हो। ठीक है, तो इस तरीके से। नेक्स्ट करंट अफेयर, TDS रूल्स फॉर वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते क्या हैं और किस तरीके से काम करते हैं। देखो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स आपके दो टाइप के होते हैं, कभी ना कभी इनका आपने नाम सुना होगा, ट्रेंड सुना होगा, आज आपको एक्सप्लेन करता हूं। अपने आप में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का मतलब है कोई भी चीज जो आपकी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, जिसे आप टच नहीं कर सकते, ये ऑनलाइन ही आपकी प्रॉपर्टी है। अब ये दो तरीके की आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, एक जिसे हम कहते हैं फंगेबल, आई, और दूसरा है नॉन फंगेबल। फंगेबल का मतलब होता है जिसमें आप कोई मतलब ये जो भी चीजें एग्जिस्ट करेंगी इनमें आपस में आप कोई फर्क नहीं कर सकते। जैसे जितनी भी आपकी ऑनलाइन आपकी क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट कर रही हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी लेट्स सपोज बिटकॉइन एग्जिस्ट कर रहा है, अब बिटकॉइन फिजिकली नहीं एग्जिस्ट करता, तो सिक्का नहीं है, वो डिजिटल करेंसी है। पर क्या आप फर्क कर सकते हो कि ये सिक्का और ये सिक्का, मतलब लेट्स सपोज मेरे अकाउंट में बिटकॉइन पड़े हैं और आपके अकाउंट में बिटकॉइन पड़े हैं, क्या फर्क कर सकते हो ये बिटकॉइन अलग है ये बिटकॉइन अलग है? बिटकॉइन तो बिटकॉइन ये सेम ही दिखेंगे। ठीक है, पर नॉन फंगेबल टोकन होता है जो अपने आप में बिल्कुल अलग दिखे। जैसे कि आजकल ऑनलाइन ट्रेंड शुरू हो गया कि वर्चुअल पेंटिंग्स, लोग वर्चुअल पेंटिंग्स बना रहे हैं और ये सारी चीजें बना रहे हैं और मिलियन डॉलर में बेची जा रहे हैं और खरीदने वाले भी पागल हैं और अलग ही ट्रेंड चली जा रहा है। ठीक है, ये जो चीज है इन्हें कहते हैं नॉन फंगेबल, क्योंकि हर पेंटिंग डिस्टिंग्विश की जा सकती है ना कि ये पेंटिंग ये है ये पेंटिंग ये है, तो इन्हें कहते हैं नॉन फंगेबल, जो अपने आप में एक अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि इससे अलग है, इन्हें आपके कहते हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब क्योंकि इसका ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, पहले क्या था, ये इंडिया के अंदर टैक्स के पूरे सिस्टम से बाहर था, क्योंकि ना ये स्टॉक्स का हिस्सा पड़ते हैं ये दोनों, ना किसी और चीज का हिस्सा, तो कोई टैक्स ही नहीं लगता था, लोगों ने रज रज के प्रॉफिट्स भी कमाए हैं इसके ऊपर। अभी भी ये जो नॉन फंगेबल आजकल ये आर्ट उट बिक रही है ज्यादा, तो लोग लिटरली हजारों या इवन लाखों डॉलर्स में पैसे कमा लेते हैं। ठीक है,
और कई तो ऐसी पेंटिंग्स बिकी हैं जिन्हें लगता ही नहीं है कि पता नहीं किस मूर्ख ने खरीदी होगी, इसके लिए $1 मिलियन कोई कैसे पे कर सकता है। और पहली बात, जो फिजिकली भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ऐसा भी नहीं कि दीवार पर टांग ले, ठीक है, बस मेरे फोन में है, मैं फोन में खोल के दिखा दूं, ये देखो ये मेरी है, ये क्या बात है, डाउनलोड ही कर लो, ठीक है। अब इसके साथ ये भी प्रॉब्लम है, ये मैं अभी बताता हूं। तो सरकार ने इनके ऊपर सारी ट्रांजैक्शंस के ऊपर 1% टैक्स लगाने की बात कही है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज करोगे जहां से आप फंगेबल या नॉन फंगेबल चीजों को खरीदो, क्योंकि इंडिया के अंदर भी देखो और सारी दुनिया में अल्टीमेटली क्रिप्टो करेंसी बनी इसलिए थी कि लोग इसे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करें, जैसे हम करेंसी यूज करते हैं वैसे ये यूज करें। पर लॉन्ग टर्म में हुआ क्या है कि ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन बन के रह गए कि खरीद लो, मार्केट ऊपर जा रही है, डूब रही है, बेच दो, ऐसे सारे अब यही चीजों में रह गए, कोई इसे एक्चुअली एक्सचेंज में यूज करता ही नहीं है, ठीक है। आज तक आपने किसी को बोला है कि मुझे क्या कहते हैं 3 डॉज कॉइन पे कर दो, या आपको किसी ने बोला या बिटकॉइन दे दो, ठीक है, चलो बिटकॉइन तो महंगा ही बहुत ज्यादा है, 30-32 लाख कहीं एक कॉइन है, तो कोई भी ऐसी चीजों को एक्चुअली ट्रांजैक्शन में यूज नहीं करता, और इंडिया में यूज करना इलीगल है, वैसे भी नहीं कर सकते, पर फॉरेन कंट्रीज में भी कहीं नहीं हो रहा। तो क्योंकि ये एक तरह से स्टॉक मार्केट और इनके जैसे बन के रह गए, सरकार ने इनके ऊपर टैक्स लगाने का फैसला किया कि कोई भी इसके ऊपर ट्रांजैक्शन होगी सरकार 1% टैक्स चार्ज करेगी, ठीक है, अपने आप उस अमाउंट के ऊपर 1% टैक्स चार्ज। तो अगर किसी ने वो 100 रुपए का कुछ कोई क्रिप्टो करेंसी खरीदी है तो 1 रुपया सरकार को देना पड़ेगा। हाँ जी, बिल्कुल करप्शन में भी यूज हो सकती है, पर अगर करप्शन है तो बेसिकली एज अ पर्सन, अगर तुम गवर्नमेंट जॉब में हो, तुम्हें बिजनेस करने अलाउड नहीं है, तो ये तुम बिजनेस ही तो कर रहे हो, पेंटिंग बेच रहे हो, सेल कर दी ना। हाँ मतलब ऐसे देखो करप्शन तो हो ही सकती है। हाँ। बहुत बढ़िया तरीका, फ्यूचर के लिए याद रख लेना। हाँ बिल्कुल, अरे इंडिया के अंदर नहीं, फॉरेन में बथेरी जगह ये आपके बड़े सिंगर्स और ये सारे भी पैसे लगा रहे हैं। चलो जो भी है, हाँ फालतू चीजें करी जा रहे हैं, करने दो, हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए काम का पेपर के करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो ये समझ आ गया, तो ये इस तरीके की दो आपकी ये वर्चुअल डिजिटल एसेट्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं चीजों को आपके यहाँ समझाया गया है, और ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी क्या होती है उसे एक्सप्लेन कर दिया है। एक बार पढ़ लेना, क्रिप्टो करेंसी तो हम कभी ना कभी और भी ऑब्वियसली आपके पेपर में आएगी, वहां पे हम डिटेल में से स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका करंट अफेयर सूर्य नूतन। सूर्य नूतन क्या है कि बेसिकली सूर्य नूतन एक ऐसी डिवाइस बनाई गई है इंडियन ऑयल, जो आपकी इंडियन ऑयल कंपनी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के द्वारा। ये एक स्टेशनरी रिचार्जेबल इंडोर कुकिंग स्टोव है जो सन की एनर्जी से खाना बना सकते हैं। देखो आपने बचपन में वो एक्सपेरिमेंट तो किए होंगे कि सोलर कुकर का एक काला सा डब्बा बना के स्कूल लेके गए होगे, ग्लास रख के उसके अंदर, नहीं तो खुद नहीं बनाया तो किसी और को बनाते हुए देखा होगा, ग्लास रखा हो, ब्लैक बॉडी गर्म होगी, अंदर जो चीज पड़ी हुई है वो भी गर्म होने लग जाएगी। तो सोलर एनर्जी से खाना बन सकता है, हीट जनरेट करनी है बस किस तरीके से। पर प्रॉब्लम क्या है कि धूप में खड़े होकर खाना कौन बनाए। ये सोलर नूतन में क्या किया गया है, आपको इसका जो ये स्टोव है इसे अपने किचन में ही रखना है, इसे कहीं बाहर नहीं रखना है, ये किचन में रहेगा। इसके साथ एक आपकी केबल जोड़ी जाएगी, इस केबल आपकी उसके साथ सोलर पैनल जुड़ा होगा जिसे आपको छत पे रखना है। सोलर पैनल एनर्जी पैदा करेगा, वो इसकी रिचार्जेबल है, इसकी बैटरी को चार्ज कर देगी, बैटरी आपकी एनर्जी ट्रांसफर करके जैसे इंडक्शन काम करते हैं, इंडक्शन से खाना गर्म कर देगी और आपका खाना तैयार हो गया। तो हमने बस इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के ऊपर बिना काउंट किए, एलपीजी के ऊपर बिना काउंट किए, जो नेचुरल सन की एनर्जी है उससे खाना बना लिया। और क्योंकि इसके अंदर बैटरी होगी तो आप रात को भी खाना बना पाओगे जब सन नहीं भी है, ठीक है। दिन में तो सन की एनर्जी लाइव भी यूज हो सकती है, साथ के साथ बिजली प्रोड्यूस हो रही है, बिजली से इंडक्शन, इंडक्शन से खाना। रात को ये जो बैटरी चार्ज हुई, बैटरी से रात को खाना बन जाए।
तो इस तरीके से ही आपके स्टोव बहुत ही अच्छा सोल्यूशन साबित हो सकते हैं गरीब घरों के लिए। इसके कोई मेंटेनेंस नहीं है, ठीक है, और इसकी पूरी की पूरी लाइफ 10 साल इसकी लाइफ है बिना मेंटेनेंस के। तो कोई भी पर्सन जो इसे खरीदे वो 10 साल तक चला सकता है बिना कोई मेंटेनेंस भरे, कुछ भी किसी मैकेनिक या किसी चीज की जरूरत नहीं, क्योंकि सिस्टम बहुत ही सिंपल बनाया गया है, तो कोई भी उस चीज की जरूरत नहीं। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट करंट अफेयर है गोल्डन ट्रायंगल के बारे में। अब गोल्डन ट्रायंगल क्या है? ये 3 देश जो आपके इंडिया का, अगर आप मैप देखोगे, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट की साइड, इंडिया का मैप हो गया, छोटा सा बनाता हूं, यहाँ पे साइड पे हमारे देश पड़ता है म्यांमार, म्यांमार के इस साइड पे नीचे को पड़ता है आपका थाईलैंड, और यहाँ पे इस साइड को पड़ता है लाओस। 3 देशों की यहाँ पे बॉर्डर मिलती है। इन तीनों के बीच में ये 2 रिवर्स मिलती हैं, रॉक और मेकोंग। ये जो बीच का ये जो एरिया है जहां पे, एक मिनट बड़े उस पे बना के दिखाता हूं, एक साइड पे आपका म्यांमार, एक साइड पे आपका थाईलैंड, और एक साइड पे आपका लाओस। ये जो तीनों कंट्रीज होगी इन्हें हम कहते हैं गोल्डन ट्रायंगल। जहां पे ये तीनों कंट्रीज की बॉर्डर एक साथ आके मिलती है, वहां पे 2 रिवर्स आपको एक साथ आके कॉन्फ्लुएंस होता है, 2 रिवर्स एक साथ आके मिलती हैं। एक साइड से आती है रॉक और एक साइड से आती है मेकोंग। मेकोंग इस साइड से आती है, रॉक इस साइड से आती है, उल्टी बना दी पर चलो मतलब क्लियर होना चाहिए कि इस तरीके से आके यहाँ पे इसी बॉर्डर पे मिलती है। ये 3 कंट्रीज किस लिए बदनाम है? ये तीनों कंट्रीज में आपका ओपियम ट्रेड बहुत ज्यादा है, अफीम की खेती बहुत ज्यादा होती है इलीगली, सरकार नहीं करवाती, इलीगली बहुत ज्यादा खेती है। इसका असर इंडिया के ऊपर भी होता है, क्योंकि म्यांमार के साथ बिल्कुल इंडिया की बॉर्डर जुड़ती है, तो अगर यहाँ पे खेती होगी उन्हें मार्केट इंडिया के अंदर भी दिखेगी। और नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट्स हैं उनके लिए तो ये अच्छा खासा सोर्स है कि अफीम बेच बेच के पैसे कमाओ, उससे वेपन्स खरीदो और इंडिया के अंदर मिलिटेंसी बढ़ाओ। तो इसका इंडिया की, क्योंकि बॉर्डर पास होने के कारण बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं कई सालों से ना, म्यांमार और इंडिया के बीच में सारी बॉर्डर को फेंस करके सील कर देना चाहते हैं कि ये ट्रेड कम हो जाए, ठीक है। पर ये जो ट्रेड बंद करने के लिए फेंसिंग चल रही है ना, बीच में म्यांमार और हमारी जो स्टेट्स हैं जैसे मणिपुर हो गया, उनकी ना आपस की बॉर्डर को लेके इश्यू है कि बॉर्डर इस साइड पड़नी चाहिए या इस साइड पड़नी चाहिए। तो ये इसी से आपका करंट अफेयर बना था, और उसी के अंदर ये चीज समझाई हुई थी कि मेन फोकस ये है कि इंडिया के अंदर ओपीएम का ट्रेड कम किया जा सके, इसलिए फेंसिंग की जा रही है, ठीक है। तो ये नागालैंड, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और आपके मिजोरम, ये सारी स्टेट्स की बॉर्डर टच करती है म्यांमार को, तो ये सारी की सारी सील की जा रही है धीरे धीरे, क्लियर है। नेक्स्ट 9th करंट अफेयर, इस्तांबुल कन्वेंशन। जो आपका यूक्रेन है उसने इस्तांबुल कन्वेंशन को रेटिफाई कर दिया है, यानी कि मंजूरी दे दिया और उसका वो पार्ट बन गया। अब ये इस्तांबुल कन्वेंशन क्या है? इंडिया इसका पार्ट नहीं है, ये यूरोपियन कन्वेंशन है, ये यूनाइटेड नेशन की है, यूरोप के देशों की है, वही सारे साइन कर रहे हैं इसे। ये बेसिकली कन्वेंशन है आपके वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसके चलते हुए जो भी देश इसे ज्वाइन करता है उस देश को अपने बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाने पड़ते हैं कि वुमेन के अगेंस्ट वायलेंस किसी भी तरीके की हो, मेंटल, फिजिकल, कोई भी वायलेंस हो, सारी की टाइप की वायलेंसेस को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट कानून होने चाहिए, ठीक है। तो यूरोप इन चीजों को लेके, ह्यूमन राइट्स और ये सारी चीजों को लेके बहुत ज्यादा सीरियस होता है। तो ऐसी कन्वेंशन आपको पहले साइन करनी पड़ेगी, तभी यूक्रेन ईयू का हिस्सा बन पाएगा। हमने कल के करंट अफेयर में किया था कि उसे क्या, कौन सा स्टेटस मिल गया है? कैंडिडेट का स्टेटस मिल गया, वो इस तरीके से यहां से होगा, क्लियर है। तो इसके एक फैक्ट बता दूं, देखो इस्तांबुल कन्वेंशन इसे इसलिए बोला जाता है, इस्तांबुल कौन से देश में पड़ता है? टर्की, ठीक है। टर्की के अंदर ये कन्वेंशन हुई थी 2012 में। टर्की सबसे पहला देश बना जिसने इसे रेटिफाई कर दिया और इस कन्वेंशन को ज्वाइन कर गया। पर टर्की ही सबसे पहला देश है जो इस कन्वेंशन को छोड़ के भी जा चुका है। अब उनके शहर के नाम पे ये कन्वेंशन जानी जाती है, पर आपके वो कन्वेंशन का पार्ट नहीं। टर्की ने इस कन्वेंशन को छोड़ दिया, इकलौती कंट्री भी है। उन्हें देखो लॉज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट करने पड़ते हैं, और कई बार जो आपका अपना जुडिशियल सिस्टम होता है ना,
उसे मॉडिफाई करना पड़ता है फिर उसी के अकॉर्डिंग के जस्टिस भी जल्दी मिले, सब कुछ हो। तुम्हारे देश के अंदर जब इतने सारे चेंजेस करने पड़ते हैं कि कंट्रीज को कंफर्टेबल नहीं लगता, उस कन्वेंशन को ही छोड़ देते हैं कि हमारे पास अपने खुद के कानून है, हम उसे से चला रहे। अगला आपका करंट अफेयर है प्ली टू चेंज कॉल साइन फॉर इंडियन एयरक्राफ्ट। देखो इंडिया के जितने भी इंडियन एयरलाइंस के जितने भी एयरक्राफ्ट है ना, हर एयरक्राफ्ट को एक यूनिक नंबर दिया जाता होता है कॉल साइन का, कि कौन सा प्लेन फ्लाई कर रहा है। इंडिया के सारे जितने भी रजिस्टर्ड प्लेन्स है ना, वो हमेशा वीटी से रजिस्टर होते हैं, वीटी, और इसके बाद इनका आगे नंबर होता है 3, 4, 5 जो भी करके होता है। वीटी आइडेंटिफाई करता है ये कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है ये प्लेन। तो हम ये जो एक्चुअली वीटी यूज करते हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि ये ब्रिटिश ने 1925 में शुरू किया था, और वीटी का एक्चुअली मतलब है विक्टोरियन टेरिटरी या वाइसरॉय टेरिटरी। तो ब्रिटिश ने अपनी कॉलोनीज के लिए वीटी शुरू किया था। बाद में जैसे देखो चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका जैसे जो देश हैं वो अपना कॉल साइन बदल चुके हैं। इंडिया ने अभी तक अपना कॉल साइन नहीं चेंज किया, इसलिए हमारे सारे एयरक्राफ्ट, अगर आप कभी एयरक्राफ्ट को बोर्ड करोगे पिछले वाले गेट के बिल्कुल साइड पे लिखा होता है, वीटी करके लिखा होगा, उसका क्या नंबर है, ठीक है। तो वो जो वीटी है वो इसी चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आज भी हम इसी कॉल साइन से जाने जाते हैं। तो हम इसे चेंज करना चाहिए, ऑब्वियसली ब्रिटिश लेगेसी अभी तक हमने साथ ही रखी हुई है, तो ये चेंज करने के लिए आपकी प्ली डाली गई है दिल्ली हाई कोर्ट में कि गवर्नमेंट को ये चीज चेंज करनी चाहिए। लास्ट करंट अफेयर, छोटा सा करंट अफेयर, एआई अडॉप्शन इंडेक्स, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये इंडेक्स आपके नास्कॉम के द्वारा बनाया गया है। नास्कॉम बेसिकली आपके इंडिया की मार्केट्स की एक एसोसिएशन है, मार्केट की मतलब सारे बिजनेसेस की एसोसिएशन है, और उनके सेंटिमेंट्स को मॉनिटर करती है, ठीक है। इंटरनेशनली मॉनिटर करती है, इंडिया के अंदर नहीं, इंटरनेशनली हमारे बिजनेसेस के क्या सेंटिमेंट्स हैं और वो कैसे ग्रो कर रहे हैं, उन सारी चीजों को नास्कॉम चेक करती है। ये जो आपका नास्कॉम है, उन्होंने एक पहला एआई अडॉप्शन इंडेक्स बनाया। अडॉप्शन का मतलब है कौन से सेक्टर्स, देखो उन्होंने 4 की सेक्टर्स को टारगेट कर रहे हैं। सबसे पहला है बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर। दूसरा है कंज्यूमर पैक्ड गुड्स रिटेल। तीसरा है आपका हेल्थ केयर, और लास्ट है आपका इंडस्ट्रियल एंड ऑटोमेटिव। ये 4 इंडस्ट्रीज के लिए उन्होंने इंडेक्स बनाया कि इन इंडस्ट्रीज के अंदर आपकी एआई टेक्नोलॉजी किस हद तक डिप्लॉय हो रही है, उसे मेजर करेगा ये इंडेक्स। क्लियर है? तो ये सारे के सारे बस यही मेन है, ये 4 सेक्टर्स याद रखना, और किन्होंने ये शुरू किया। क्लियर है?